हेलो एवरीवन, माय नेम इज समीक्षा। तो आज हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम सबसे पहले डी ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम एफ ब्लॉक पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर हमारे 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एंड एफ, ये 4 ब्लॉक होते हैं हमारे। ठीक है, एस एंड पी तुम्हारे 11th क्लास में आ गए हैं, अब तुम पढ़ोगे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो अब तुम्हारा डी ब्लॉक है, हम इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एंटर करता है डी ऑर्बिटल में करता है, इसलिए हम उसे डी ब्लॉक कहते हैं। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस में जाता है, इसलिए हम इसे एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो जब हम उसकी किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसके में लास्ट एलिमेंट जिसमें जाता है एस पी या डी एफ, उनमें से उसको उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें क्या क्या होता है? एक तो हमारे 3 to 12, ठीक है, जो हमारा ग्रुप होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं डी ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ तुम्हारे एस ब्लॉक के 2 होते हैं, यहाँ तुम्हारे पी होते हैं 13 to 18, और बीच में होते हैं तुम्हारे 3 to 12 हमारे डी ब्लॉक। ठीक है, दूसरी बात, इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेटल्स इसीलिए क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं। तो तुम ये पॉइंट भी बना सकते हो कि इसके जितने एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के वो सारे ही मेटल्स होते हैं। तीसरी बात कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, मिड में आते हैं। इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है, बीच में हमारा डी ब्लॉक आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। 3 to 12 हमारे ग्रुप होते हैं, और इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है इसकी? n-1 d 1 to 10 n s 0 to 2। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि डी ब्लॉक में तो n-1 में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, और उसमें डी में हम 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। दूसरा एस में हम 0, 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो डी में कितने होते हैं वैसे? हमें डी में हमारे ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एस जो होता है वो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक है वो यहाँ पे कितने हमारे पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डी ब्लॉक है वो कहां से शुरू होता है? हमारा 4th पीरियड से। ठीक है, 4 5 6 7 4th पीरियड से शुरू होता है। 4th पीरियड से डी ब्लॉक शुरू होता है हमारा। 4th 5th 6th 7 4th 5th 6th 7। ठीक है, लेकिन इसमें जो इसको सीरीज 4 सीरीज होती है हमारी डी ब्लॉक की, जिसे हम क्या नाम देते हैं? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, पीरियड 4th से शुरू होता है और एंटर कहाँ जाता है? 3D सीरीज में, क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो ना, यहाँ तुम 4 पुट करते हो और यहाँ तुम 3D लिखते हो, n-1। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा n होता है, n क्या है यहाँ पे? तुम्हारा वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या फिर इसे और क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। तो n-1 को क्या कहेंगे हम? पिनल्टीमेट शेल। n को कहते हैं वैलेंस शेल, n-1 को क्या कहेंगे हम? पिनल्टीमेट शेल। ठीक है, अब इसे और अच्छे से देखो। यहाँ पे मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये तुम्हारी ऐसे शेल है, तो जो सबसे आउटर मोस्ट होती है ये तुम्हारी होती है वैलेंस शेल। ठीक है, इसके बाद ये वाली होगी तुम्हारी n-1, ये वाली होगी तुम्हारी n-2, तो ये होगी तुम्हारी पिनल्टीमेट
और ये वाली कौन सी होगी, एंटी पिनल्टीमेट, एंटी पिनल्टीमेट, ठीक है। तो एंटी पिनल्टीमेट आएगी हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। एफ ब्लॉक में जब हम पढ़ेंगे तो वहां एंटी पिनल्टीमेट में फिल करेंगे, एंटी पिनल्टीमेट, ठीक है। तो यहाँ हमने डी ब्लॉक में कहा फिल करेंगे हम, n-1d में, मतलब पिनल्टीमेट शेल में तो हमारा 3d होएगा और वैलेंस शेल हमारी 4s होएगी। तो जब भी हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तो हम कहां से करेंगे, सबसे पहले आउटर मोस्ट से 4s से करेंगे, ठीक है। तो ये थे तुम्हारे डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद डी ब्लॉक में कितने आते हैं हमारे, 4 सीरीज होती हैं। इन 4 सीरीज के बारे में देखते हैं कितने कितने एलिमेंट आते हैं इनमें। यहां तक हो गया, नोट कर लिया। तो इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमारी 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D, 6D। सब में 3 से लेकर 12 हमारे ग्रुप्स होते हैं। तो टोटल सब में कितने होते हैं, 10 ग्रुप हो गए हमारे। तो 10 ही एलिमेंट्स होते हैं सब में, ठीक है। 10 एलिमेंट होते हैं। तो 3D में हमारा स्कैंडियम से शुरू होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21 से लेकर 30 तक। लास्ट हमारा होता है जिंक, ठीक है। स्कैंडियम के बाद यहाँ होता है यट्रियम। इसका क्या होएगा, अब तुम्हें मान लो लर्न नहीं है, लेकिन स्कैंडियम 20 तक तो तुम्हें एलिमेंट लर्न होते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक शुरू हो जाता है 21 से स्कैंडियम। तो हमें अगर इसको लर्न नहीं है इसका, तो इसमें तुम 18 ऐड कर लो, ठीक है। 18 ऐड कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 39। तो 39 से 10 एलिमेंट, यहाँ भी तुम 10 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दोगे, 18 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 48। तो यहाँ पे होता है यट्रियम और यहाँ पे होता है हमारा कैडमियम, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम कैसे लर्न करेंगे, इसके एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंने इन सब की निमोनिक्स तुम्हें एक अलग सेक्शन में, एक अलग वीडियो में करा रखी है, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देख लेना, ठीक है। इसको लर्न करने की निमोनिक्स बनी हुई है, ऐसे सोशल थीवो करके, मन को फ्री, कौन निकूजन, ऐसे करके वहां अच्छे से लर्न करवाया हुआ है। सेकंड वाला होता है हमारा यट्रियम, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे कूदना, ऐसे करके तुम्हें निमोनिक्स लर्न कराई हुई है, जिससे तुम इजीली लर्न कर सकते हो इन्हें, और इन्हें लर्न करना भी जरूरी है, ठीक है। ये लर्न होंगे तभी तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न रखोगे, तभी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इन डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में तुम्हारा मेन काम सबसे क्या होता है कि तुम इन एलिमेंट्स को अच्छे से टिप्स पे लर्न कर लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला देखो, स्काइला, ऐसे करके भी लर्न होता है, स्काइला, ठीक है। टी जरा हाफ, ला हफ्ता, ऐसे करके, मतलब ऐसे भी तुम्हें मैंने लर्न कराया हुआ है और ऐसे भी लर्न कराया हुआ है, वो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें फर्स्ट लर्न है तो तुम ऐसे लर्न कर लेना, नहीं तो ऐसे लर्न कर लेना, ठीक है। तो ला हफ्ता, वरना रे उसकी इधर पिटाई आज होगी, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होता, हमारे क्वेश्चन इन पे ही आते हैं क्योंकि उस टाइम तक इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फाइंड नहीं किए गए थे, अब जाके हमें मिल गए हैं। लेकिन उस टाइम जब एनसीईआरटी में इस चैप्टर को रखा गया था तो यहाँ वाले एलिमेंट्स हमारे नहीं थे, इसीलिए क्वेश्चंस में इनका कोई भी रोल नहीं होता, फिर भी तुम इसे लर्न कर लेना, ठीक है। तो इसकी निमोनिक्स तुम्हें उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और ऐसा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो हमने अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी, n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर 0, एक तुम्हारा पैलेडियम है जिसमें तुम्हारा 0 भी होता है, तो 0 to 2 ऐसे करके। तो वहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें करवाई हुई है, या तो मैं उस वाली वीडियो को इसमें ऐड कर दूंगी या लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लूंगी, तो वहां पे अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इसकी तो तुम्हें 3D वाले की तो टिप्स पे लर्न होने चाहिए। क्या होएगा सबसे पहले 3D1 4s2, ठीक है। अगला 3D2 4s2, S में 2 रहेंगे, D में एक एक बढ़ता जाएगा, D1 D2 D3 D4, लेकिन D4 नहीं होता, ठीक है। देखो D1 होएगा, D2 होएगा, फिर होएगा हमारा 3D3 4s2, फिर होएगा 3D5 4s1। तो ये किसका होता है हमारा, क्रोमियम का, ठीक है। क्रोमियम का क्या होता है 3D5 4s1,
क्यों? क्योंकि जो 4 होता, अगर होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन ये 4 नहीं होना चाहता, ये क्या होना चाहता है? हाफ फील्ड स्टेबल। देखो हमारा जो डी ब्लॉक होता है ऐसे उसमें 5 होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 फिल कर दूं, 1 2 3 4, एक ही जगह खाली है, तो स्टेबल कौन सा? हर चीज, हर एलिमेंट केमिस्ट्री में स्टेबल होना चाहता है, तो वो क्या करेगा? s वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, s में बंद कर देगा और खुद 5 हो जाएगा और खुद को हाफ फील्ड वाला स्टेबल बना लेगा। या तो हाफ फील्ड स्टेबल होता है, या एम्प्टी स्टेबल होता है, या कंप्लीटली फील्ड स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? ये हाफ फील्ड स्टेबल, इसीलिए जो क्रोमियम होता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1, फिर 3d5 4s2, ठीक है, 3d6 4s2। मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ ब्रीफली तुम्हें वीडियो में करवाया हुआ है, फिर भी तुम्हें आइडिया दे रही हूँ। 3d6 3d7 4s2, फिर 3d8 4s2। अब फिर पे यहाँ पे क्या हो जाता है? 3d9 4s2 होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था? 3d9 4s2, लेकिन 9 से ज्यादा स्टेबल कौन है? 10, ताकि वो क्या हो जाए? कंप्लीटली फिल्ड 1 2 3 4 5, इसलिए ये क्या हो जाता है? 3d10 4s1 हो जाता है। तो हमारा जो हमारा कॉपर होता है वो भी क्या होता है? एक एक्सेप्शन होता है। होना चाहिए था 3d9 4s2, होता है 3d10 4s1, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर ये दो हमारे एक्सेप्शन होते हैं। उसके बाद जिंक में आ जाता है हमारा 3d10 4s2। जिंक का क्या आ जाता है? 3d10 4s2। अब ये देखो, ये होता है कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। जो जिंक होता है हमारा वो यहाँ क्या हो जाता है? कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिंक के ऊपर, ये सब नोट हो गया? तो देखो यहाँ पे जिंक को लेके एक क्वेश्चन आता है, जिंक कि जिंक जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल्स में इनमें रखा गया है, डी ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन इसे ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कहते? सॉरी, इसे ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कहते? ठीक है, क्यों नहीं कहते? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल सिर्फ उन मेटल्स को कहा जाता है जिसमें इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ध्यान रखना, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये कंपल्सरी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। जिंक में क्या हो जाता है? 3d10 4s2। अगर तुम इसकी ये तो होती है इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन कि 3d10 4s2। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगी आगे आने में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अभी तुम देख लो, जिंक जो होता है वो जिंक 2+ में रहता है, तो जिंक 2+ क्या हो गया? 3d10। जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये तुम्हें रिमूव करने हैं, तो रिमूव कहां से करते हैं? वैलेंस शेल से। तो s से हमने हटा दिए, तो क्या बचा? 3d10। अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद भी क्या है? ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए इसे ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहा जाता, ठीक है। तो ये जो हमारे होते हैं ना, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ये होते हैं हमें हमारे कैटालिस्ट यूज होते हैं एज अ कैटालिस्ट, किसमें? हाइड्रोजिनेशन कराने में। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन जब हमें ऐड करना होता है तो उसके लिए हमें जो कैटलिस्ट होते हैं वो हम निकल पैलेडियम प्लेटिनम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे ये जो कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इन्हें क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल। इस पे क्वेश्चन आता है तुम्हें, कॉइनेज मेटल्स किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में इन्हीं के सिक्के बनते थे, या तो कॉपर के या सिल्वर के या गोल्ड के, ठीक है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कॉइनेज मेटल। और ये जो हमारे जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये तीनों ही क्या होते हैं? इनमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये ट्रांजिशन मेटल तो कहला नहीं सकते, तो ये क्या होते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, सूडो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? सूडो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। तो इन तीनों को अच्छे से याद रखना, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ये हमारे कैटलिस्ट यूज होते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये हमारे कॉइनेज मेटल होते हैं, और जिंक कैडमियम मरकरी ये हमारे सूडो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, और हम ट्रांजिशन मेटल सिर्फ उन्हीं को कहते हैं जिनमें इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। जैसे तुम कहोगे कॉपर है, तो अभी हमने कॉपर का क्या लिखा? 3d10 4s1, इसमें भी तो क्या है? 10 कंप्लीटली है, तो इसको भी ट्रांजिशन मेटल नहीं कहोगे। लेकिन जब मैं इसको कॉपर 2+ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है?
3d9 हो जाता है। एक इसमें से चला जाता है, एक इसमें से चला जाता है, दो जाने हैं ना 2 प्लस में, तो यहाँ पे 3d9 हो जाता है, तो 9 मतलब एक बच गया ना, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे फिल करूं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक स्पेस खाली बच गया ना हमारा, तो इसीलिए ये क्या होता है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स में काउंट होता है, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी बातें थी डी ब्लॉक की जनरल। तो इस पे जिंक पे क्वेश्चन आता है कि जिंक को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कहा जाता, तो तुम उसका रीजन बता देना, क्योंकि उसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए उसको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है, सूडो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, ठीक है। तो तुम्हें इन सब की कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तुम्हें इन सब के सिंबल, इन सब की निमोनिक्स, ठीक है। ऐसे सोशल थी वो करके मन को फ्री कौन निकूजन, यारी जरा निभाना मौत तक, ऐसे रट जाने चाहिए। और वो वीडियो अच्छे से देख लेना, उसमें तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सबका निमोनिक्स भी और सबकी कॉन्फ़िगरेशन भी, ठीक है। तो हम ये 3D 4D 5D ये सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6D सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो ये था हमारा डी ब्लॉक के बारे में जनरल सारी बातें। अब इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, एटॉमिक आयनिक रेडियस वगैरह, वो हम इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका जनरल सब बातें, ठीक है। तो ये होगी सारी इसकी जनरल सी बातें, ये सब नोट कर लो और अच्छे से नोट्स बना लो। तो अब हमने देखे थे कि हमारी 4 सीरीज होती हैं, जिसमें से हम 3 मेन प्रेफर देते हैं, 6D भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्टिनम वगैरह, ठीक है। अच्छा रे ऐसे करके होता है, ठीक है। RD शर्मा बुक में है, मैथ्स के डिफिकल्ट रेंज एंड कॉन ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे 21 से शुरू होता है 30 तक, याद रखना है इसे। उसके बाद ये 39 से 48 तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 39 के बाद ये आता है हमारा 57, ठीक है। 57 18 ऐड करना है हमें इसमें। लेकिन ये 57 के बाद यहाँ पे जो लेंथेनम के बाद है 14 एलिमेंट्स को अलग रखा जाता है, जो हमारे एफ ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स को अलग रखा जाता है, इन्हें कहते हैं लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। 57 से लेकर हमारे कहां तक होते हैं, बताओ कहां तक होते हैं, 57 से लेकर 51 तक, ठीक है। हमारे लेंथेनॉइड 57 से लेकर 71 तक अलग होते हैं 14 एलिमेंट। फिर यहाँ से हमारा 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80, मरकरी का हमारा कितना होता है 80। उसके बाद 57, तो ये कितना हो गया हमारा 89, ठीक है। तो 89 के बाद 89 से लेकर 103 तक एक्टिनियम के बाद भी हमारे 14 एलिमेंट्स जो है वो अलग हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, एक्टेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 104 से लेकर चलते रहते हैं। तो हमारा मेन हमें याद रखना है, गोल्ड का क्या होता है 79, इसका क्या होता है सिल्वर का 47। तो कई कई जो मेन है उनके तो बहुत अच्छे से लर्न करोगे। तो ये होता है हमारे लेंथेन और एक्टिनॉइड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये लिख लिया हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे शील्डिंग इफेक्ट पे, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है न्यूक्लियस, और ये तुम्हारे होती हैं वैलेंस शेल, ये लास्ट वाली तुम्हारी होती है वैलेंस शेल। यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है मान लो, और यहाँ पे भी अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फिल है, ठीक है। तो जो प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो प्लस है, जो न्यूक्लियस है हमारा, वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करना चाहता है, अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस और
इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। फिर ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, रिपेल, ठीक है। ये दिखा देती हूँ मैं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, किन किन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। तो ये तो होते हैं हमारे प्लस और माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनमें होते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये जो बीच में इसको फोर्स ऑफ रिपेल कर रहे हैं ना, ये हमारा शील्डिंग का काम करते हैं इन दोनों के बीच में। मतलब जितना पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस को इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करनी चाहिए थी, उतनी वो नहीं कर पाता। किसकी वजह से, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, शील्ड कर देते हैं, इसकी वजह से छिपा देते हैं, शील्ड कर देते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आता है एक, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ठीक है। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्चुअल अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला Z कौन सा होता है, टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल अट्रैक्शन जो होती है, मतलब हम यहाँ पे क्या कंसीडर नहीं कर रहे कि बीच में इसको कोई शील्ड कर भी रहा है या नहीं, मतलब बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो ये जो पूरा का पूरा अपना फोर्स लगा रहा है प्लस और इलेक्ट्रॉन, उसको कहते हैं हम Z यहाँ पे। तो टोटल अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और ये जो है हमारा सिग्मा, इसे कहते हैं हम शील्डिंग, ठीक है। समझ आया, क्लियर हुआ। तो Z इफेक्टिव क्या होता है कि कितनी एक्चुअल अट्रैक्शन हुई है इन दोनों के बीच में, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो टोटल होएगा उसमें से हम शील्डिंग माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, Z इफेक्टिव, ठीक है। तो Z इफेक्टिव जो होता है मेरा, Z इफेक्टिव जो होता है वो साइज के इनवर्सली रिलेशन में होता है। जिसका Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होएगा, मतलब प्लस और माइनस आपस में पास आएंगे, अट्रैक्शन होएगा तो साइज छोटा होएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा कि जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होता है, साइज उतना छोटा हो जाता है। तो जितना ज्यादा हमारा Z इफेक्टिव होएगा, साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो जब हम ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो हमारा क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो साइज होता है वो घटता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ये था तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट, इसे बहुत अच्छे से याद रखना। तो इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हम एक टॉपिक क्या पढ़ेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये टॉपिक पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। उससे पहले तुम याद रखो कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा S में होता है, फिर P में होता है, फिर D में होता है, फिर F में होता है, ठीक है। S का साइज सबसे छोटा है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और F जो होता है साइज सबसे बड़ा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े एरिया में मूव कर सकता है, तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट हमारा कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन तुमसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि सबसे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा किसका होता है, कम किसका होता है। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है हमारा S का, सबसे कम होता है हमारा F का। अब देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमारे जो लेंथेनॉइड्स हैं हमारे, कहां से शुरू होते हैं, लेंथेनम, उसके लेंथेनम के बाद आता है हमारा सीरियम, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक जो हमारे 14 एलिमेंट होते हैं, इनमें साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। डिक्रीज क्यों होता जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एफ ब्लॉक क्या कर रहा है, पुअर शील्डिंग कर रहा है। तो क्या करता है, एफ की जो पुअर शील्डिंग हो रही है ना, पुअर शील्डिंग मतलब वो उसे शील्ड नहीं कर पा रहा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो इन दोनों का मतलब क्या हो गया, Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा हो गया तो पास आएंगे, और पास आएंगे तो साइज छोटा होएगा, छोटा मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो इसका Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होएगा, साइज छोटा होता जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा। तो ये तुम लिखोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट व्हेन वी मूव फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, Z effective increases, then size decreases. This is all about
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड जितने भी होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं और उनके साइज में ज्यादा फर्क नहीं आता। मान लो किसी इसका साइज इतना है तो इतना 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 बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होता है, सडन डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली अगर एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर हमें देखना हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एक्टेनॉइड्स आ जाएगा। यहाँ 4f की पोर शील्डिंग है, जो हमारा लेंथेनॉइड है ना वो 4f ऑर्बिटल होते हैं और जो हमारा एक्टेनॉइड होते हैं वो हमारे 5f ऑर्बिटल होते हैं। एक्टेनॉइड्स क्या होते हैं हमारे 5f। तो इसकी तो इससे भी ज्यादा पोर शील्डिंग होगी तो इसमें साइज और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है हमारा। ठीक है, तो एक्टेनॉइड्स का भी हम एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करके यही सब बातें लिख सकते हैं। यहाँ 4f है, वहाँ 5f के बारे में लिख दोगे। तो ये था तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें ये इफेक्टिव मेन क्या होता है हमारा कि प्लस और माइनस के बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस और हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच की अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, Z इफेक्टिव, एक्चुअल अट्रैक्शन। मतलब जब शील्डिंग हो रही होती है, जब शील्डिंग नहीं हो रही तो वो होती है टोटल अट्रैक्शन और उसमें से हम शील्डिंग को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आती है हमारी Z इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट और ये है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे तो हर बार पक्का पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, तो तुम उसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना लेंथेनॉइड कहां से कहां तक होते हैं, 57 से 71, 57, 71, 89, 103। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। तो ये शील्डिंग इफेक्ट के ही बेस पे एक हमारा मतलब Z इफेक्टिव इंपॉर्टेंट क्या है हमारा Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव के बेस पे हमारा अब क्या हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा 3D सीरीज है उसकी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जो हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट हैं क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो हमें अब इनकी क्या देखनी है, एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियस। ठीक है, तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा Z इफेक्टिव का। तो देखो क्या होता है, स्कैंडियम इसकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर लो, साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल आएगा। ये होता है 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D6 4s2, 3D7, 3D8, 3D5 सॉरी मैग्नीज का 3D5 4s2 हो जाता है यहाँ, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और वापस से 3D10, यहाँ 4s1, यहाँ 4s2, ये भी सारे 4s2, 4s2, 4s2। ठीक है, 4s2 लिख दिया, 4s2। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें ध्यान रखनी है। तो देखो अब क्या होता है, जनरली जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो हमारा साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, जनरली लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, मान लो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन आता जा रहा है ना, 1 2 3 बढ़ता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनमें अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे Z इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है, इन दोनों में अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रही है, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज हमारा घट रहा है, इस रिलेशन से हम याद रखेंगे। तो ये सारा ठीक है, ये वाला जो इसका जनरल ट्रेंड है वो स्कैंडियम से जिंक तक, मैग्नीज तक हमारा ऐसे ही चलता रहा, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक हमारा यही ट्रेंड चलता रहा कि साइज डिक्रीज हो रहा है और Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे ही हम आयरन, कोबाल्ट और निकल पे आए, ठीक है, तो यहाँ हमने देखा पेयरिंग होनी शुरू हो गई, 3D5 तक था, यहाँ 3D6 आ गया, मतलब जो मेरा ऐसे है इसमें 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो पेयरिंग हो रहा है तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है Z इफेक्टिव तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ रही है।
ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से तो साइज बढ़ता है, साइज घटता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घटता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से साइज बढ़ेगा, रिपेल कर रहे हैं, इससे साइज क्या होता है हमारा, बढ़ता है। तो देख रहे हो दो चीज एक साथ हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज डिक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने से हमारा साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ आयरन से लेकर निकल तक हमारा साइज क्या रहता है, कांस्टेंट, हमारा साइज क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट। यहाँ क्या हो रहा था, डिक्रीज, अब क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि दो चीजें एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। बचा हमारा कॉपर जिंक, तो यहाँ तक तो हमारे कंप्लीटली फिल्ड हो गए डी ऑर्बिटल, मतलब रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा था, लेकिन जो रिपल्सन है ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सारे कंप्लीटली फिल्ड हो गए। तो यहाँ जाके हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन वाला जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और मेरा साइज क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो साइज क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये हमारा ट्रेंड होता है। तो इस ट्रेंड को कैसे याद रखोगे, स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, इसका तो कोई इशू नहीं है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज हो रहा है। अब जेड इफेक्टिव तो बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, पेयरिंग होनी शुरू हो गई। तो रिपल्सन शुरू हो गया तो साइज बढ़ गया, इससे साइज बढ़ रहा है, इससे साइज घट रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो साइज लगभग कांस्टेंट रहता है आयरन, कोबाल्ट और निकेल का। फिर आता है कॉपर जिंक, इनमें क्या होता है, D10 D10, मतलब 10-10 इलेक्ट्रॉन दोनों के भर चुके हैं। तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, तो अब हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा डोमिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये था हमारा, ऐसे हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस को, कि पहले तो इंक्रीज डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज हो जाता है। जो जनरल ट्रेंड आना चाहिए था कि डिक्रीज ही होता है लेफ्ट टू राइट, वैसा नहीं होता इसमें। तो ये सारे रीजन है कि यहाँ ऐसा क्यों होता है, यहाँ ऐसा क्यों होता है और यहाँ ऐसा क्यों होता है। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो तुम। ठीक है, इससे साथ साथ नोट्स बना लो, जो जो बातें मैं बोल रही हूँ, जो बातें मैं लिख रही हूँ, साथ साथ लिखते रहो ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो जैसे हमारा अब ये था एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ठीक है, तो ये सारा लिख लिया। तो अभी हमने इनका ऐसे जनरल ट्रेंड हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक हमारा साइज डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, यहाँ साइज क्या था हमारा, कांस्टेंट, और यहाँ हमारा साइज जो हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था। अभी हमने ये सब देखा जेड इफेक्टिव वगैरह लगा के। ये तो था जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो हमारा क्या ट्रेंड है, हमारा एटॉमिक साइज का। ठीक है, लेकिन अब अगर हम देखें किसको, टॉप टू बॉटम, अब हम देख रहे हैं टॉप टू बॉटम। तो जनरली बताओ टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड रहता है, साइज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रहा था, साइज डिक्रीज। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, हमेशा इंक्रीज। जनरली क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि नीचे जाते जाते एक हमारा वैलेंस शेल हमारा बढ़ता रहता है, तो साइज हमारा इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, थर्ड फोर्थ से लेकर हमारा 12 ग्रुप तक होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड ग्रुप है ये वाला, ठीक है, तो जो हमारा ये थर्ड ग्रुप है, ये स्काइला वाला, इसमें यही जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि हमारा साइज इंक्रीज होएगा, साइज हमारा इंक्रीज होएगा 3D से 4D, 4D से 5D में। ठीक है, तो ये था हमारा इसका जनरल ट्रेंड। लेकिन जब हम फोर्थ ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा चेंज आता है, ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता। फोर्थ ग्रुप में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारा जो जनरल ट्रेंड है वो फॉलो नहीं होता, जनरल ट्रेंड डोंट फॉलो हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, देखो
टाइटेनियम से जब जिरकोनियम जा रहे हैं, मतलब 3D से 4D, जब हम 3D सीरीज से 4D तक नीचे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। लेकिन जब मैं 4D से 5D में जा रही हूँ, 4D से 5D में जा रही हूँ, तो मेरा साइज लगभग कांस्टेंट हो रहा है। तो मेरा साइज जो हो रहा है वो साइज कांस्टेंट रह रहा है। क्यों? रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रीजन क्या है हमारा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहां हमारा टाइटेनियम, जिरकोनियम, उसके बाद हम यही सब चलेंगे, वापस इस पे आएंगे। तो यहाँ लेंथेनम के बाद यहाँ जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ गए? एफ ब्लॉक में गए। तो वो 14 एलिमेंट यहीं पे ही है, उन्हें बस उठा के अलग से रखा हुआ है, आते तो वो यही है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ भी क्या होगा? डिक्रीज। तो अब अगर यहाँ थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो लगभग इसके जितना ही होगा। मान लो अगर इसका 4 वैल्यू आ रही है एटॉमिक रेडियस की, तो इसकी लगभग 40 आ रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। लेकिन इसके बाद जब यहाँ देखा साइंटिस्ट ने तो यहाँ पे सिर्फ 41 आ रहा था। तो इनका जो साइज था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा था। क्यों? क्योंकि बीच में जो है हमारे लेंथेनॉइड्स 14 अलग से आ चुके हैं जो कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे थे, जिसकी वजह से इनका साइज लगभग ऑलमोस्ट कांस्टेंट आया। तो 3D से 4D तो साइज बढ़ा, लेकिन 4D से 5D ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा साइज जो रहा वो कांस्टेंट रहा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और 4 से लेकर 12 ग्रुप तक सब में। लेकिन थर्ड वाले ग्रुप में ये जनरल ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि टॉप टू बॉटम जाते साइज हमारा इंक्रीज होता है। 3D से 4D, 4D से 5D हमारा इंक्रीज ही होएगा साइज। लेकिन 4 से लेकर 12 पीरियड में सारी बातें अलग हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पे लेंथेनॉइड्स आ गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना आ गया, ठीक है। तो ये सब बात थी हमारी एटॉमिक के बारे में। लेफ्ट टू राइट देखा हमने, टॉप टू बॉटम देखा। इसके बाद हमारे और बाकी जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत चीजें पढ़नी है, तो वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा, उसके बाद हमने शील्डिंग इफेक्ट देखा, सारे हमने एलिमेंट्स देखे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, शील्डिंग इफेक्ट देखा, उसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखा, उसके बाद एटॉमिक रेडियस देखा, जनरल ट्रेंड इसका देखा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये सब जितना भी अभी तक करवाया है अच्छे से लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, और बाकी का इसका जो चैप्टर का पोर्शन है वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।